ये मेरे पिताजी। तो बड़े होने के बाद में तो वो धोती कुर्ता और ये सब पहनने लगे, मगर जब वो काम सीख रहे थे, बर्मा के ट्रेवलिंग के अंदर आना जाना होता था, तो ये मेरे। और इसी के साथ के अंदर ये जो इतनी जो सामूहिक फ़ोटो में है, इसके अंदर मेरे पिताजी के पापा, जिन्होंने मेरे पिताजी को अडॉप्ट किया, वो इस संग्रह के अंदर यहाँ मौजूद है, जो कि उस टाइम वो मेरे हिसाब से फ़ोटो को देखते हुए लगता है कि वो शायद 20-25 साल के मेरे दादा साहब रहे होंगे। तो ये मेरे लिए तो धरोहर हो गई, ये दस्तावेज हो गए मेरे लेगेसी के, कि ये मेरे दादा, ये मेरे पिताजी, ये छोटे दादाजी, ये बड़े दादाजी। तो इस तरीके से क्या है कि मेरे को थोड़ा सा सेंटिमेंटल वैल्यू मेरे जीवन के अंदर ज़्यादा है। ये हमारी पैदाइशी हवेली है, जहाँ पे हम सब भाइयों का जन्म हुआ, और जिसको हम लाल हाथी वालों की हवेली कहते हैं। तो यहाँ पे पहले कोई नीम का पेड़ था या कुछ भी था, ये सब हट गया, और मेरे दादा साहब ने ये ज़मीन खरीद के ये बनाया। तो ये एक ये फ्लोर था, एक ये फ्लोर था, इसके ऊपर छत थी। तो ये अभी भी यूं का यूं कायम है। इसके ऊपर एक फ्लोर और मेरे पापा ने चढ़ा दिया उनकी बड़ी बेटी की शादी के अंदर। तो ये मेरे पापा हैं ये वाले, और ये मेरे दादा साहब हैं, और ये मेरे पिताजी की शादी की तस्वीर होनी चाहिए, क्यों इसमें ये कंठा वंठा पहना हुआ है और रवाना होने की तैयारी हो रही है। ये देखिए आप, ये जो गैरेज है, इनके अंदर ये पहिए दिख रहे हैं आपको, ये पहियों से क्या है कि नगीनों को काटा जाता था और बनाया जाता था। तो इस साइड में कारीगर बैठ रहे हैं, इधर ये कर रहे हैं। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था, और ये दीवारें लाल हाथी के मंदिर की हैं। जब तक आयुष्य रहेगा, जब तक सांस में सांस रहेगी, तो इस हवेली को कोई भी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि सबका जन्म स्थल ये है, और यहाँ से ग्रो करके आगे आज गए हैं। तो ये हमारे लिए तो ये मंदिर समझो, तीर्थ समझो, कुछ भी समझो, और ये हमारी जो जन्म की ओलनाल है वो भी यहीं स्थित है। ये देखिए आप, ये बर्मा की तस्वीर है, और ये मेरे पिताजी हैं। वैसे तो वो हमेशा खादी के धोती कुर्ता टोपी पहनते रहे, मगर जब वो छोटे थे और बिज़नेस में खूब आना जाना करना करते थे, तो ये उनका सूटेड बूटेड और ये बो वगैरह भी लगा रखी है। ये मेरे पापा हैं। ये मेरी बर्मा की दुकान है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। के श्रीमल घीसी लाल कोठारी, KG कोठारी, जो पूरे अभी मैं सोचता हूँ 140 करोड़ आदमियों के अंदर हम लोगों का हीरे के व्यापार के अंदर इन बच्चों ने काम को इतना बढ़ाया, जिसकी नींव मेरे बड़े भाई साहब ने डाली, पापा ने डाली, दादा साहब ने डाली। वो आज इतना बड़ा वट वृक्ष हो गया। पहले सुभागमल इंद्रचंद कोठारी के नाम से होता था, फिर अब अलग से बिजनेस हो गया। तो केसरीमल दादा साहब और घीसीलाल जी मेरे पिताजी, और ज्वेलर्स डायमंड मर्चेंट। और ये बर्मा की दुकान है मुगल स्ट्रीट की। और यहाँ पे देखिए, ये एक मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, पगड़ी लगाए हुए हैं और गले में ये कंठा पहने हुए हैं। ये हमारी तिजोरी है, ये कोई लिखने के हैं, मुनीम साहब वगैरह। तो ये देखो आप, कितना मतलब भावपूर्ण चीज़ है। ये हमारी कर्मभूमि थी पिताजी की, जो उन्होंने यहाँ से स्टार्ट करके पूरे परिवार को भरण पोषण भी किया, शादी ब्याह भी दिए, और संपत्ति भी इकट्ठी करी, जो कि आज वो 1 रुपये से 100 रुपया करने में हमको बड़ी सहूलियत रही। और उससे ज़्यादा तो उन्होंने जो प्रतिष्ठा और जो रुतबा दिया फैमिली को, वो रुपयों से कहीं ज़्यादा था। कहीं भी केसीमल घीसीलाल कोठारी का आप नाम बोलोगे तो किसी को भी कोई संकोच नहीं है कुछ व्यापार की करने का, मगर सब समय के अनुकूल ही था। उस टाइम इतना सा अनुकूल था तो उतना ही व्यापार होता था। अभी लाखों करोड़ों में हो गया, पहले हज़ारों में होता था, और शायद उसके पहले कभी सैकड़ों में भी हुआ हो तो कोई मालूम नहीं। मगर ये हमारी बहुत पुरानी दुकान है बर्मा की। कि ये उस ज़माने का लेटर है जब पिताजी ने कभी जयपुर लिखा था। तो अभी इसके अंदर ये लिख रखा है सौभागमल इंद्रचंद। सौभागमल मेरे मझले दादा साहब,
इंदरमल जी दादा साहब मेरे छोटे दादा साहब। और एक ये फर्म हुआ करती थी ज्वेलर्स एंड कमीशन एजेंट, और ये रंगून लगा हुआ है। तो ऐसे पत्राचार उस समय से मेरे पापा अपने काका साहब लोगों को लिख के, ये जो लेटर है ये मेरे पिताजी का हाथ का लिखा हुआ है और इसमें लिख रखा है सौभाग्यमल इंद्रचंद। ये है 2/10/37, ये कोई 37 के ज़माने की है। अगर ये मेरे पिताजी की राइटिंग है और इस साइड के अंदर उन्होंने संबोधन लिखा है, जय श्री परमेश्वर साहब। फिर ये लिखा है यहाँ पे पूज्य काकोसा यानी काका साहब अंकल श्री इंदरमल जी कोठारी को सेवा में घीसीलाल जो मेरे पिताजी हैं को मुजरा बंचाव से, यानी मुजरा मतलब प्रणाम मालूम हुए। चिट्ठी आपकी मिली ₹5000 की ड्राफ्ट की लिखाई है सो ठीक है। मगर ये मेरे पिताजी की राइटिंग है और मेरे सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि जैसे कि भाई ये मेरे परिवार की धरोहर हो गई, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आगे मेरे पोते पोतियों के लिए। मेरे पोते पोती बोलने से कोठारी परिवार, मेरा मतलब मैं प्रकाशन कोठारी नहीं, मेरा परिवार। ये देखिए, देखो आप कितनी महत्वपूर्ण फोटो है। क्या लिखा है, डायमंड मर्चेंट एंड कमीशन एजेंट, और ये बर्मीज में लिखा हुआ है। तो ये मेरे दादा साहब यहाँ बैठे हुए हैं और ये मैं नहीं जानता, ये परिवारजन के बच्चे होंगे, मैं इनको नहीं जानता। मैं मेरे दादा साहब को जानता हूँ कि ये मेरे दादा साहब हैं। ये एक ऐसा कोई समूह पिक्चर है, तो या तो कोई साधु संतों की कोई गोष्ठी हुई है। हाँ, देखो यहाँ पे देखो, ये जो भगवान महावीर स्वामी हैं ये दिगंबर में है और यहाँ पे कोई मंदिर का सम्मेलन है। उस सम्मेलन के अंदर सब जने गए थे, तो उसके अंदर ये मेरे दादा साहब हैं। यहाँ पे इस ग्रुप फोटो के अंदर ये मेरे दादा साहब हैं। तो ये कुछ यादें रह गई। अगर बायोलॉजिकल अपन देखते हैं तो मेरे दादा साहब अमोलक्षण जी गोठी, उनकी कोई तस्वीर हमारे पास में नहीं है, हमारी दादी की तस्वीर नहीं है। तो ये जो मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की जो कोशिश कर रहा हूँ या मेरे गुरु की प्रेरणा से मैं कर रहा हूँ, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए भविष्य के अंदर शायद हो सकता है कि मेरी पीढ़ी के लिए वरदान साबित हो कि भाई हमारे दादा साहब कि भी दादा साहब की बातें करने वाला कोई शख्स है जो ये सब बता रहा है। तो ये मेरे केसी मल जी साहब दादा साहब हुए। नमस्कार, मेरा नाम भारत रत्न भार्गव है। आज हम प्रकाश चंद जी कोठारी साहब के निवास स्थान कोठारीगढ़ भांकरोटा में बैठे हुए हैं और मेरा सौभाग्य है कि प्रकाश चंद जी मेरे साथ हैं। प्रणाम। वैसे तो मैं आपका शिष्य हूँ और आपने मेरे को इतने गौर से देखा है करा है, तो बहुत कुछ सी प्रेरणाएँ, बहुत सी चीज़ें आपसे भी सीखी, समाज से भी सीखी, परिवार से भी सीखी। तो जो भी आप मेरे से पूछेंगे, बताएंगे, या जो आप तो मैं उसको सहज रूप के अंदर आपको निवेदन करूँगा। कई बार मेरे मन में आया आता है, ये कैसा रहस्य है कि जो इतना सफल व्यापारी है, जीवन में इतनी प्रगति करने वाला है आर्थिक दृष्टि से, वो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इतना संपन्न है। मैं इस बारे में क्या अर्ज़ करूं, मुझे तो मेरी कुछ खूबियां नज़र ही नहीं आती है। अगर जो कुछ भी खूबी है या लोग बाग जिसको असेस कर रहे हैं या मूल्यांकन कर रहे हैं, वो मेरी तो नहीं है, वो तो मेरे को विरासत में मिली है। और जिस चीज़ को विरासत में मिले उस पे मैं इतराऊँ, ये मेरा स्वभाव नहीं। मेरे बाप दादों के संस्कार, मेरे परिवार के संस्कार, मैं बड़े भाइयों से लेके भाभियों और बच्चों के साथ में परिवार में बड़ा हूँ, समाज में बड़ा हुआ हूँ। तो जो मैंने बड़ों को देखा उसको अनुकरण हृदय से करने की कोशिश करी। और व्यापारिक सफलता तो मेरे को लगी नहीं। मैंने तो मेरे भाइयों के निर्देश को माना, उनको सुना और उसको प्राणपण से करने की कोशिश करी। उसके ही रिजल्ट से सब लोग मेरे को सफल मानते हैं। बाकी मेरी खुद की उपलब्धि तो नगण्य है। जो कुछ भी है वो मेरे पूर्व जन्म के संस्कारों से अर्जित, माता पिता के आशीर्वाद, समाज का सहयोग,
सबका भ्रातृत्व भाव, उनकी वजह से ही मेरे को लगता है कि मैं बहुत अपना जीवन संतोष में जी रहा हूँ। जो मेरे पास है वो बहुत पर्याप्त है, और मैं और दिन पे दिन आगे और क्या अच्छा करता रहूँ। अब मैं 70 वर्ष का हो चुका हूँ, मेरा काल बहुत कम रहा है, तो अब मैं चाहता हूँ कि और जीवन के अंदर क्या बढ़िया कर सकता हूँ। तो मेरे मन में एकदम यही विचार आते रहते हैं कि मेरी वजह से किसी को दुख नहीं पहुँचे और मैं अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जी लूँ। आपने कहा कि आपने विरासत से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ग्रहण की हैं। आपके दादाजी साहब और उनके भी पिताजी यानी आपके परदादाजी साहब के संबंध में अगर कुछ आपको स्मृति हाँ, कुछ यादें हों, कुछ आपने सुना हो तो बताएं। सर मेरे को तो जब मैं 1952 में पैदा हुआ था और मेरे दादा साहब जन्माष्टमी को 56 के अंदर एक्सपायर हो गए थे, तो मोरलेस में 4 साल के आसपास रहा। तो उनका जो फेस वगैरह है वो थोड़ा थोड़ा याद है, धुंधली धुंधली यादें से हैं। बाकी उनके जीवन ने उन्होंने कैसे जिया, क्या जिया, ये मैंने मेरे पिताजी से, मेरे बड़े भाइयों से और समाज के वरिष्ठ लोगों से मैंने सुना जी कि केसरीमल जी कोठारी ऐसे थे, ऐसे धार्मिक थे, 12 व्रत रखते थे और जैनिज्म पे उनका पूरा विश्वास था। उनके गुरु पूजनीय आचार्य अस्थिमल जी महाराज की सेवा में वो आए, और फिर उनकी सेवा में जाने के बाद में कोई भी सांसारिकता से वो दूर रहे। वो सारी चीज़ क्या है कि उन्होंने अपने पुत्र को संभला के उन्होंने एक धार्मिक जीवन की शुरुआत की। मेरे दादा साहब कोई भंडारी करके थे, उनके यहाँ काम सीखने के लिए बर्मा गए। तो उनके पिताजी यानी केसरी चंद जी कोठारी के पिताजी अमरचंद जी कोठारी ने एक लेटर लिख के दिया कि मैं केसरीमल को आपकी सेवा में काम सीखने के लिए मैं भेज रहा हूँ। तो वो लेटर आज भी मेरे पास में, वो 100 साल से भी ज़्यादा हो गया, वो लेटर मेरे को बीकानेर के आदरणीय लालचंद जी साहब कोठारी ने दिया। तो वो मेरे को धरोहर समझ के उसको मैंने मेरे पास में रख रखा है, परिवार की है। तो वो काम सीखने गए, वहाँ काम सीखते सीखते कभी कभी दफ्तर जाने में लेट हो जाते थे। तो वहाँ के जो मालिक हैं उन्होंने कहा कि भाई आप लेट क्यों आते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक सामायिक करके आता हूँ। हमारे जैन धर्म के अंदर एक सामायिक 48 मिनट की होती है। तो बोला मैं सामायिक करके आता हूँ, तो इस वजह से कभी कभी लेट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा या तो आप सामायिक ही कर लो या सर्विस ही कर लो, नौकरी कर लो। तो फिर मेरे दादा साहब ने कहा कि भाई मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, मेरा धर्म पहले है, प्रमुख है। और ये मेरी चीज़ है। क्या बात है। तो जो ये बातें बड़ों से सुनते आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि व्यवसाय एक अलग चीज़ है और जो धार्मिक क्रिया है या धार्मिक प्रसंग है वो प्रथम है। तो मेरे को लगता है कि शायद ये सब चीज़ें वहाँ से मेरे को बहुत अंश मात्र के अंदर जो मिली, जिसको मैं फॉलो करके अपने आप को बहुत आत्मसुखी मानता हूँ। बाकी शारीरिक परेशानियाँ आती हैं करती हैं, मगर उस दृष्टि से मेरे को ठीक लगता है। उन्होंने वो रिजाइन करके नौकरी, उन्होंने खुद का अपना व्यापार किया। वाह। तो पहले हम लोग इमिटेशन का व्यापार करते थे जी। ये रियल स्टोन का व्यापार नहीं होता था उस टाइम। इमिटेशन या आर्टिफिशियल जो होते हैं रतन, इनका व्यापार करते थे। धीरे धीरे वहाँ से संपन्नता हम लोगों को मिली। तो फिर मेरे पिताजी जिनको मेरे दादा साहब ने गोद लिया था, उनको बर्मा ले गए और साथ में जो चीज़ उनको बतानी थी, करनी थी। फिर उसके बाद के अंदर जो व्यापारिक प्रोग्रेस हुई वो मेरे हिसाब से इस परिवार के अंदर वो नींव थी परिवार को आर्थिक रूप से उत्थान करने की। धर्म से तो आप जैन धर्म के अवलंबी हैं। ये जो कोठारी शब्द है, अरे सर ये मैं बताना ही भूल गया आपको। कोई बात अर्ज यूँ थी कि मेरे दादा साहब जोधपुर से पधारे थे जी। ऐसे दादा साहब केसरीमल जी साहब जोधपुर रहा करते थे, गुंदियों के मोहल्ले के अंदर। वहाँ से यहाँ पे सर्विस के लिए पधारे थे। तो राज दरबार में सर्विस करते थे, तो वो कोठार पे काम करते थे, यानी स्टोर भंडार करते थे। गृह के वो देखने वाले, पूरे भंडार गृह को देखने वाले। हाँ जी। वो तो उसकी वजह से हम लोगों को कोठारी कोठारी कहा।
और फिर यहाँ भी उनका जो प्रकृति में होता है कि भाई मेरे को सर्विस नहीं करनी, न तो बर्मा में करी न जयपुर EJNS के करी, जी। उन्होंने फिर अपना ओन बिजनेस जो चालू किया, तो उसके बाद के अंदर ये सब उपलब्धियाँ हुई। बर्मा से वापस अपने देश में रंगून में थे शायद वो, आपने बताया हाँ था एक बिल्कुल बार। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो भारत कब और कैसे आए? दादा साहब ने जब पिताजी को काम हैंड ओवर कर दिया कि बेटा अब मैं व्यापार से निवृत्त होना चाहता हूँ, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम इस जवाबदारी को संभालो, तो फिर मेरे दादा साहब आ गए। सन का मुझे पता नहीं कि वो कब पधारे, मगर जब भी पापा मैच्योर हो गए, वो अच्छे से करने लगे, तो उन्होंने फिर व्यापार के तरफ इतना ध्यान नहीं दिया और बेटे के ऊपर ही कहा कि बेटा अब तेरे को ही आगे करना है। तो मेरा तो क्या बोलूँ, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, कुछ भी मालूम नहीं मेरे को, मगर ये मुझे ज़रूर मालूम है जब भी मैं बड़ा हुआ, मेरे पिताजी बहुत ट्रैवलिंग करते थे, पूरा साउथ में सब जगह जाना आना करना करते थे। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत के साथ के अंदर हमको ये विरासत के रूप में उन्होंने प्रदान किया। ये आज़ादी से पहले की बात है जहाँ तक मेरा ख्याल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है। उसके बाद आपके भाई बहन, पिताजी साहब के बारे में तो बताया ही आपने, आपके भाई बहन, कितने भाई बहन थे? एक्चुअली में तो मेरे दादा साहब ने 3 शादियाँ की थी। जी। संयोगवश कुछ भी इशू नहीं हो पाए हुए, तो वो समय से पहले ही निकल गए। आखिरी में एक बच्चा हुआ जिसके पैरालाइज था। वो पैरालाइज होने की वजह से दादा साहब का बहुत चीज़ों में रस नहीं था, सांसारिक चीज़ों में, तो उनके लिए उन्होंने मेरे पिताजी को रखा था कि बेटा तू भाई की सेवा करेगा कराएगा तो जीवन सफलता में रहेगा और अच्छा भी रहेगा। वो जो मेरे एसएस ताऊजी थे, उन्होंने कहा कि दादा साहब को कि पापा मैं तो समय से ज़्यादा रह नहीं पाऊँगा, ये बच्चा मेरी इतनी सेवा कर रहा है, तो आप इसको गोद ले लेना। वाह। तो पिताजी की जो सेवा भावना थी और जो जिस निष्ठा से वो भाई के साथ रहते थे, तो उन्होंने उनको गोद ले लिया। फिर गोद लेने के बाद में हम सब भाई बहन मिलके भी जो एक पिता की सेवा करनी चाहिए थी वो शायद हम नहीं कर पाए, जो मेरे पिताजी ने अकेले ने अपने पिताजी की सेवा करी। वैसे हम 3 बहनें हैं और 6 भाई हैं। जी। तो सबसे बड़ी मेरी बहन है, उसके कंटिन्यूसली हम 6 भाई हैं, फिर एक मेरी छोटी बहन है और एक उससे और छोटी बहन है, ऐसे 6 भाई और 3 बहनें हैं। आप अपने भाइयों के बारे में ज़रा कुछ हमें विस्तार से बताएं। अरे साहब कितना विस्तार से बताऊंगा, पूरी ज़िंदगी भी मैं अगर बोलूँगा तो मेरे भाइयों के लिए कम है। वो अपने व्यापारिक क्षेत्र के अंदर जी। और सामाजिक क्षेत्र में बहुत अग्रगण्य है। उनसे ही हम लोगों ने ये जो कठोर परिश्रम करने की जी। और मेहनत के साथ काम करने की, ट्रांसपेरेंसी की, हमारे परिवार में कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसका भी किसी को 1 पैसा देना बाकी हो। हमने पैसे को इतना कभी सर्वोपरि नहीं माना। हमने हमारी प्रामाणिकता को और हमारी आदर्शों को जो हमारे को दादा साहब ने, पिताजी ने दिया, सब भाई बहनों ने बहुत अच्छे से फॉलो किया। आपने एक बार बताया था प्रकाश साहब कि आदरणीय नवरत्न जी साहब जो आपके बड़े भाई हैं, हाँ और विनय जी साहब हाँ हाँ जो आपसे बड़े हैं, हाँ। पिछले हैं, और आप तीनों भाई निरंतर संयुक्त कारोबार करते रहे हैं। और आपके जो 2 भाई और थे, और 2-3, वो उन्होंने अपना स्वतंत्र कारोबार शुरू किया। ये ज़रा प्रसंग बड़ा दिलचस्प है कि 3 भाई मिलकर के एक कारोबार कर रहे हैं और कुछ 2 भाई स्वतंत्र रूप से अपना कारोबार कर रहे हैं। उसके बारे में अगर आप ठीक समझें तो बताएं हमें। न समझने की तो कोई बात ही नहीं है, पारिवारिक बात हो रही है और एक गुरु शिष्य आपसरी में कोई वार्तालाप कर रहे हैं, तो संकोच किस बात का। तो जो मेरे बड़े भाई साहब हैं जो हांगकांग विरासते थे पहले, अभी वो नहीं रहे संजोग से, तो वो पापा की मौजूदगी के अंदर ही अलहदा हो गए थे कि भाई मेरे को अलग से एक व्यापार करना कराना है।
तो उसके बाद में जो उनसे छोटे भाई थे नवोतन जी कोठारी, जो मेरे बहुत आदरणीय है, आप उनका जिक्र करने के साथ भावुक हो जाते हैं। इससे पता पड़ता है कि आपके मन में उनके प्रति कितना आदर है, कितनी श्रद्धा है। आपने पिता तुल्य उनको माना है और अनेक प्रसंगों में मुझे बताया है कि उन्होंने आपके व्यक्तित्व में कितना ज़बरदस्त योगदान दिया है। अगर आप सही माने तो मैं 23 साढ़े 23 साल के अंदर ही मैं पापा को देख पाया। मेरी शादी के बाद कोई 6 महीने पापा रहे, तो उसके बाद में मेरे भाई ने संभाला और उन्होंने अपने पापा को ये आश्वासन दिया कि पापा आप निश्चिंत रहो जी, आप मन से शरीर को प्राण को सहजता से, आपके बाद सब भाइयों को मैं संभालूंगा। जी, तो नवोतन जी के हम 4 छोटे भाई थे, 5वें नवोतन जी हुए, 6ठे मेरे बड़े भाई साहब हुए। तो हम चारों भाई, मतलब हम 5 भाइयों को हम इकट्ठा काम किया। तो हम लोगों ने अच्छे से काम किया, उनको आदर्श माना, उन्होंने यहाँ तक हमको लेके आए। जो कुछ भी है आज मैं उनकी वजह से हूँ। 2 भाई अपना स्वतंत्र विचार रखते थे कि भाई हमको ये चीज़ नहीं समझ में आती है, ये पॉलिसी नहीं समझ में आती है, हम अपना खुद का करना चाहते हैं। तो बड़े भाई साहब ने उनको सहर्ष जो उनका उचित समाधान और बंटवारा था वो दे के पूर्ण किया। फिर हम 3 रहे, तो हमने तो ये कहा कि हम तो जब तक जिएंगे जब तक आपकी आज्ञा में रहेंगे और आपको वही बहुमान देंगे जो बड़ों को देते हैं। और आज तक यही स्थिति मेरे बड़े भाई वेने की ऐसी की ऐसी बनी हुई है। और बड़े भाई का भी स्नेह हमारे पे उतना ही है जी। अभी मैं बहुत दिनों से कहता था भाई साहब को कि भाई साहब हमको अलग कर दो, हम उम्र में बड़े हो गए हैं, ये HUF फैमिली से निकल के अगर अपन जाते हैं तो कौन किसका क्या है कि नहीं है। बाद में किसी के अंदर विचार मतभेद हों तो वो आपकी प्रेजेंस के अंदर ही, मेरी प्रेजेंस के अंदर ही सब कुछ जिसको जो कुछ चीज़ देनी है दे के मैं निश्चिंत हो जाऊँ। जी, वाह। जैसे मेरे दादा साहब ने अपने बेटे को काम संभला के निश्चिंत हो गए, तो मैं चाहता हूँ मैं 70 साल का हो गया और मेरे को अभी आपसे 8 साल हुए हैं अलग हुए, तो जिस भी काबिल हूँ तो मैं आपको प्रूव करके दिखा सकूं कि आपने जो भी हमको सिखाया है, जो समझाया है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखते हुए हम अपना स्वतंत्र जीवन जिएं, बच्चों को भी पूरा मौका दें कि वो क्या जीवन में क्या करना चाहते हैं। साथ में रहेंगे, हर चीज़ आपसे पूछ के करेंगे। आपके विचारों से अगर उनका मेल नहीं बैठा तो बच्चे कहेंगे कि पापा ये क्या हो रहा है, तो लेट अस डू, क्या करना है उनको नहीं करना। तो आपसे बहुत विनती करने के बाद, आपने बहुत समय निकालने के बाद हमारे को स्वतंत्र किया कि जाओ अब तुम मैच्योर्ड हो गए हो, अब कुछ करके दिखाओ। बहुत तो अच्छी इस तरीके से बात। जो आदर्श भाई हैं, जिनकी वजह से हम दोनों भाई और पूरा परिवार एक अपनी एक संतोषपूर्ण जीवन जी रहा है। और व्यापारिक उपलब्धियां तो दिन पे दिन बहुत बढ़ती जा रही हैं। जी, नॉट ओनली दिस, सेवा के क्षेत्र में भाई साहब ने जो काम किया है, महावीर कैंसर का किया है, एंटरटेनमेंट में किया है, और वो बहु प्रतिभावान व्यक्तित्व है उनका। हम तो उनके फॉलोअर्स में हैं, वो भी बहुत सफल फॉलोअर्स में नहीं। उन्होंने कहा रे प्रकाश अकाउंट्स का काम सीख। मैंने अकाउंट सीखे ही नहीं जी। उन्होंने कितना मुझे कहा रे तू समझ तो सही, रुपया गिनना तो सीख, ये तो करना सीख। मैंने नहीं भाई साहब आप मौजूद होना, क्या करना है मेरे को। तो ऐसे ही बहुता के अंदर बहुत आनंद से जिए, बहुत अच्छे से जिए। तो भाइयों के बारे में तो क्या बोलूँ, बहनें मेरी एक से एक बहन तो मेरे से 15 साल बड़ी थी जी, तो वो तो मेरे को बच्चा जैसे ही मानती थी। जैसे आज आप 85 के हो गए और मैं 70 का ही हूँ। एक शिष्य 70 का है, गुरु 85 का है। तो ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो चल रही हैं। और मेरी छोटी एक बहन है, 2 बहनें मेरी अभी नहीं रहीं, एक सिर्फ इकलौती बहन रह गई मेरी पुष्पा, जो कि बॉम्बे में रहती है। और हमारे नवोतन जी भाई साहब, लाभचंद जी भाई साहब,
बीच में एक हमारे शांति भाई साहब हुआ करते थे, वो अभी कोरोना के असामयिक निधन हो गया उनका। विनय भाई न्यूयॉर्क में मौजूद है, मैं आपकी सेवाओं में मौजूद हूँ, जिसको आप फर्स्ट ईयर से लेके अब तक बराबर से आप देख रहे हो। मैं जब छोटा था, आपसे मुलाकात होने से पहले की बात है, तब लाल हाथियों वाली हवेली नाहरगढ़ रोड पर बड़ी प्रसिद्ध थी। मैं साक्षी रहा हूँ इस बात का कि लाल हाथियों वाली हवेली से लेकर और B4 वहाँ का जो विशाल भवन अट्टालिका है, और फिर ये कोठारीगढ़, यहाँ तक की यात्रा मैं देखता रहा हूँ। ये जो यात्रा रही आपकी, इसमें कितने उतार चढ़ाव थे, क्या क्या आपके अनुभव हुए? सर मैं अर्ज यूँ करूँ कि जब कभी लाल हाथी वाली हवेली का नाम आता है ना जी, तो राम जाने क्या कि मन प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि हमारा जन्म वहीं हुआ। हम 6 भाई 3 बहनों का जन्म उस हवेली में हुआ। हमारी माँ कभी अस्पताल नहीं गई, वो सब बच्चों की ओढ़ नाल वहीं गड़ी हुई है। हाँ। जो इसको वो बोलते हैं ना यहाँ पे, वो नाभे वाली नाल गढ़ना अपना हाँ, मुहावरा तो है। वहीं गड़ी हुई है। जी। तो सब भाई बहनों का अभी भी जी वहाँ पे ऐसा लगता है कि ये है हमारे पापा की दादा की जगह है, वाह, ये भाइयों की है, ये छोटे की है, ये बड़े की है, मगर वो जगह सबकी है। जी, तो उसमें एक वो जो एक बचपन जो गुजरा, और सर मैं तो क्या बोलूँ, मैं पैदा होने के बाद में मेरे बाजू में जो लाल हाथी थे, जहाँ 2 लाल हाथी लगे हुए जी हैं, हाँ। उन लाल हाथी पे हम छोटे छोटे बच्चे थे, 5 साल के रहेंगे, 6 साल के रहेंगे, तो उन हाथियों पे हम बैठते थे। वाह, एक तरफ सामने मेरा दोस्त बैठता और हम उसको यूं यूं करते कराते। तो वो जो बचपन की जो यादें हैं, तो हवेली आज भी हम लोग सब भाई बहन बेटियां सब संक्रांति पे जो जयपुर में होता है, छत तो पर वहाँ पतंग उड़ाने उड़ाने। जाते हैं। तो मैं घर से जानता हूँ, हाँ। मालपुआ है, दाल की पकौड़ी है, फीनी है, पतंग है, चरखी है। अभी भी 50 साल का भाई आता है या 70 का भी आता है तो भी पतंग तो उड़ाता है वो पतंग क्रेज खत्म नहीं हुआ। सामूहिक स्वर में वो काटा, वो काटा और जी हाँ। लूटने का मजा कोई दूसरा ही होता हाँ है। जी हाँ। लूट का मजा ही जरा दूसरा आता है। तो वो सब मैं एंजॉय करता हूँ। जी। और हवेली हमारी खानदानी हवेली है, मेरे दादा साहब ने निर्माण कराया, तो उस टाइम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ही था। फिर मेरी बहन की शादी हुई, जो सबसे बड़ी बहन है मेरी, उनकी शादी के बाद मेरे पिताजी ने 3rd फ्लोर क्रिएट करा। तो इस तरीके से उसका निर्माण हुआ और उसी में हम, और ऊपर से लेकर छोटे तक भाइयों की सब शादियां यहाँ से ही संपन्न हुई। वाह, फिर उसके बाद के अंदर धीरे धीरे आउटर एरिया में जाने लगे, कुछ शहर की व्यस्तता की वजह से, कुछ मानसिकता बदलने से वो घर हवेली के रूप में, यादगार के रूप में जी, रह गया, और बाकी सब बाहर देश विदेशों में चले गए। तो इस तरीके से रहा। ये कोठारीगढ़ जो है, ये आपके जो दूसरे जो नए मकान हैं, उनके निर्माण से बहुत अलग है। ये इसके निर्माण की कथा के बारे में मुझे बताएं। निर्माण का तो कैसे कहूँ सर, अगर मैं हवेली से आके हम लोग जो पहले जयपुर में कमानी हाउस हुआ करता था जी, तो मेरे बड़े भाई साहब ने परिवार ने खरीद लिया था, तो उसमें मैं 10-15 साल उसमें रहा। फिर मेरे को लगा धीरे धीरे कि अपना भी एक घर बन जाए, तो जब अलग शामिल होंगे तो एक जगह सबका इकट्ठा होकर रह पाना प्रैक्टिकल नहीं रह पाएगा, तो क्यों नहीं एक अपना अलग से घर बना लें, कर लें। तो उसके अंदर फिर लगा, तो मैंने बड़े भाई साहब से बोला कि भाई साहब मेरे को यहाँ थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो मैं कुछ नया घर बना लूँ, कर लूँ। बोले हाँ हाँ क्या दिक्कत है बेटा, तेरे को जो ऐसा अच्छा लगे वैसा कर लो। तो मैंने जगह कौन सी लूँ, बोले जो तेरे को पसंद है ऐसे ले ले। तो जगह दिखाई करी, तो मेरे एक मित्र हैं रवि गुप्ता, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हैं, बहुत सीनियर आर्किटेक्ट हैं, और उनको ऐसी चीज़ों का, फोर्ट का, इन सब का बड़ा उनको लगाव है। उनके पापा भी चीफ इंजीनियर PWD रहे, सबसे बड़े पोस्ट पर रहे,
तो उनको भी विरासत में ये सब चीज़ें मिली, कई जगह उन्होंने रिस्टोर किया, तो उन्होंने ये सब इनकॉर्पोरेट यहाँ कर दिया। मैं एक बार प्रसंग से, मेरे एक साधु भाई हैं संजय सेठ कलकत्ता के, उनकी कोई पहचान की लड़की थी जो कलकत्ता से यहाँ राजविलास में आई थी जी। तो बोले कि आप राजविलास जाओ और देखो, मैं ललिता को बोल देता हूँ। उस बच्ची का नाम सेल्स गर्ल थी, ललिता को बोला। हम राजविलास गए, देखा, अरे ये पुराने स्टाइल का मकान या होटल आज भी बन सकता है, ऐसा मन में एक विचार आया। तो मैंने रवि गुप्ता से बात करी, बोले मैंने इसमें राजविलास में काम किया हुआ है, मैं ऐसा बना सकता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि भैया अगर ऐसे बना सकते हो तो क्या इसका आप एक मेरे को मॉडल बनवा के दे सकते हो? जी। तो कोई अलवर का आदमी था जिसने मेरे को ये मॉडल बना के दिया। मॉडल को देखा, मैं बहुत प्रभावित हो गया और मन में लगा कि ये मेरा ड्रीम पूरा होने को जा रहा है। ये मॉडल मेरे बड़े भाई नवतेंजी भाई साहब को दिखाया, तो उन्होंने कहा, अरे प्रकाश, तू इतना बड़ा घर संभालेगा कैसे, सफाई कैसे करेगा यार, मैंने तो कभी ऐसा काम करा नहीं, क्योंकि मैं तो उनकी छत्र छाया में रहा, तो मुझे मौका ही नहीं मिला, मैंने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने जैसा रखा बहुत आनंद से रहा। बोले बहुत बड़ा है ये तो। फिर मेरे को जज गया कि यही मुझे बनाना है। उनसे जम के लिए पूछा, तो मुझे जो पसंद आया सो ले लो। तो मैं आर्किटेक्ट को यहाँ पे लाया, मैंने उनको महापुरा दिखाया, ये दिखाया, वो दिखाया, फिर अंदर लेके आया। रवि गुप्ता को ऐसा लगा कि जैसे हमीनस्त यहीं बनाना है, यहीं बनाना है, यहीं बनाना है। तो मैंने, यार वो मेन रोड पे क्यों नहीं बना लेते हो? अरे बोले मेन रोड पे सारा ट्रक का पोल्यूशन और आवाज़ें आपको परेशान करेगी, यू शुड कम इनसाइड। मेरे उनकी बात समझ में आ गई और उन्होंने मेरे को ये मॉडल बना के दिया। उस मॉडल के बाद के अंदर मेरे एक परम मित्र, मेरे बड़े भाई समान कुशल जी बढ़ेर, उन्होंने इसकी नींव हमारे सब भाइयों ने मिलकर रखी 25 मार्च 1999 को, और मेरे को 3 साढ़े 3 साल इसको बनाने में लग गए। पापा के बारे में क्या बोलो, एक बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट करना, फैमिली को वैल्यू करना। कोशिश करता हूँ थोड़ी थोड़ी उनसे उनकी क्वालिटीज़ को इम्बाइब कर सकूँ। जितना कर पाता हूँ करता हूँ, नहीं करता हूँ नहीं कर पाता। छोटे थे तो ऐसा कभी याद नहीं आता कि भाई पापा ने समय नहीं दिया। बहुत सारी छोटी छोटी मेमोरीज हैं। कुछ बच्चों का भी अगर उनको बोला हुआ अच्छा लगता है तो फिर ही स्टिक्स टू दैट। पापा's got a very good eye to pick things, ढूंढने में कि भाई इसकी वैल्यू है। वो नहीं समझते उसका कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे को एक बहुत अच्छे से याद है, मैं एंथ्रोप रहता था पहले, और तब क्या शायद वो 2-4 बारी उन्होंने कभी ज़िंदगी में हीरे की रफ़ी नहीं देखी होगी, तो उनको 2-3 दिखाई कि ये इसकी ये कॉस्ट, इसकी ये कॉस्ट। उसके बाद तो बाकी का फिर अगले दिन कुछ दिखाया तो ही वॉज कमिंग वेरी क्लोज टू द आइडिया। और पत्थर ही हैं, भले हीरा उठाओ या पन्ना उठाओ या मानक उठाओ, आई थिंक ही इज़ गॉट अ वेरी गुड आई टू पिक कि ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, या इसका वैल्यू अच्छा दिखता है।
बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि वो बोलते हैं कि मैं मेरा कभी घर बनाऊँगा तो किला बनाऊँगा, किला बनाऊँगा, किला बनाऊँगा। फिर कुछ प्रसंग ऐसे हुए, कुछ लोगों से ऐसा मिलना हुआ उनका, तो उनको साथ मिल गया, तो ये चीज़ खड़ी हो गई। प्रकाश जी, ये एक मेरे सामने चंदन का बना हुआ पंखा है। इस तरह के पंखों पे मोर होता नहीं है सामान्यतः, और ये चंदन की लकड़ी है। चंदन की लकड़ी पर ये जो अद्भुत कारीगरी की है, ये आपको क्यों इतनी अच्छी लगी? मैं जब सुबोध स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पे एक ड्राइंग का भी पीरियड आया करता था जी। और वो कभी कभी हमको बोलते थे हार्ट शेप बनाओ, बैंगन बनाओ या कोई सीधा करो। तो मुझ जैसे विद्यार्थियों को सीधी लाइन खींचने में भी असुविधा होती थी और मैं सही नहीं खींच पाता था। तो जिस कारीगर ने ये इतनी प्यारी चीज़ इतनी मेहनत से बनाई, और सब हैंडमेड है, ये कोई मशीनों का उपयोग नहीं है जी। इसमें भी इतनी बारीकी से काम करना, तो एक तरीक़े से उस कला के प्रति आकर्षित होने का ही कारण हो सकता है कि यार मैं एक लाइन नहीं खींच सकता हूँ और ये आर्टिजन इतना बढ़िया काम करता है, क्यों नहीं इसको मैं संज्ञान में रखूँ। अब मैं ये वीणा देख रहा हूँ, हाँ ये चंदन की वीणा है। हाँ हाँ। सामान्यतः वीणा इस तरह की नहीं होती। ये वीणा के आधार पर जो कलाकार है उसकी कल्पना लाजवाब कल्पना है, और कला की दृष्टि से इसमें जो सौंदर्य है, आपका सौंदर्य बोध है, सुंदरता देखना, कला की चीज़ें तो बहुत होती हैं। ये मेरे को देखते ही मन में ऐसी भागी, इतनी भागी कि मैंने उससे प्राइस में भी कोई नेगोशिएशन नहीं किया। क्यों ऐसी चीज़ का नेगोशिएशन करके उसको कम दाम देना, वो मेरे को सुहाया नहीं। और ये जो लोग कलाकार लोग हैं वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि उनके पास कोई मर्सिडीज गाड़ी में घूमते हों। जी। ये आर्टिजन लोग बहुत सामान्य दृष्टि से करते हैं और उसके अंदर अपने पूरी बुद्धि का, अपनी मेहनत का इसमें इनपुट डालते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें बनती है। ये उनका दिमाग का क्रिएशन है, मेरा क्या लेना देना। ये मोरों को बैठाना, गणेश जी की स्थापना करना, ये इसका बनाना, इसके पीछे देखो तो आप कितना सुंदर, मतलब यहाँ अगर गणेश जी महाराज विराजमान है तो उस पर ऊपर लक्ष्मी जी विराजमान है। जी हाँ, जी हाँ। मतलब ये तो उस कारीगर की भावनाओं का खेल है कि उसको क्या चीज़ बना के देनी है। मेरा तो इतना सा काम है कि आँख को अच्छी लगी और लिया, या मैं कोई समझता थोड़ी इन सब चीज़ों के अंदर।
अच्छा, अब मेरे दिमाग में जिज्ञासाएं उठ रही हैं। ये जो गढ़ का वास्तुशिल्प है, इसके निर्माण के पीछे वो गढ़ वाली भावना आपके दिमाग में कैसे आई? मेरे को तो क्या लगता है साहब कि मैं बचपन से मेरी हवेली में रहा, तो मेरे घर के पास में नाहरगढ़ का किला था। जी हाँ। तो हम पतंग उड़ाते थे। हाँ। तो सामने नाहरगढ़ का किला दिखता था, सीधे देखते थे तो हमको सिटी पैलेस दिखता था। और बहुसा के मुख से जानानी ड्योढ़ी, सिटी पैलेस, इनकी वृतांत सुनते हुए आए थे। तो कहीं ना कहीं कोई मन के अंदर रह गया, मगर इसका सारा क्रेडिट तो अगर मैं देखूं तो राजविलास को जाता है। राजविलास को देखने के बाद में कि नवनिर्मित चीज़ ऐसी बन सकती है तो मेरा घर क्यों नहीं बन सकता। वाह। और मैं तो कोई समझता नहीं था, मैंने तो मेरे घर में सफ़ेदी नहीं करवाई। वहाँ देखने के बाद ऐसा लगा, फिर संजोग से रवि गुप्ता मिल गया, उसने बोला मैं ये कर सकता हूँ। तो इस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बड़े भाई साहब का भी बताया, और बन गया तो अच्छा लगता है। इसमें सबसे जो अच्छी बात लगती है वो मेरा स्वाध्याय भवन लगता है। यहाँ मेरे साधु संत आते हैं, करते हैं, रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसा हूँ, मगर मेरे बच्चे, पोते पोती, दोती, नॉट ओनली प्रकाशन कोठारी की यूनिट, पूरा केजी कोठारी का परिवार। यहाँ पे जब भी साधु संत आते हैं तो सब यहाँ आते हैं, भोजन प्रसादी वगैरह होती है, तो एक धार्मिक माहौल बन जाता है। तो वो प्रेरणा के हिसाब से वो स्वाध्याय भवन मेरे लिए बहुत ही। एक तरफ तो प्रकाश जी साहब, ये वैभवपूर्ण कोठारी गढ़ है जी, जिसके हम कोने कोने में देखते हैं, ऐश्वर्य और संपन्नता वो झलकती है। एक चीज़ और समझ में नहीं आई। अब मुझे मालूम है क्या पूछोगे आप। वो खंडहर, इतना पैसा खर्च करके आपने खंडहर बनाए? पता नहीं भाई साहब, मेरे को कहाँ से ही मेरे दिमाग में ऐसी उल जलूल फेनेटिक पने की बातें आती हैं जो मेरे बिल्कुल मतलब की नहीं होती हैं, मगर उसमें भी मुझे बहुत रस आता है। ये खंडहर बनाया, बनाते बनाते सोचते सोचते ऐसे लगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये कि दिन एक से समान नहीं रहेंगे जी। तो नहीं समान रहेंगे, तो ये मेरे को बार बार ये याद दिलाते है कि जिनका उत्कर्ष होता है उनका डाउन भी होता है। तो आप अपने आप के अंदर अहम भाव नहीं रखो, ईगो नहीं जगाएं। और मेरे को सबसे ज़्यादा प्रिय भी है, मैं कभी भी जाता हूँ तो उधर से आता हूँ, करता हूँ, देखता हूँ, या सबको भी अच्छा लगता है। और जो आजकल शादियों में एक चलन चला है, शादी के पहले प्री शूट करते हैं, तो दूल्हा दुल्हन आते हैं, अपने कैमरामैन वगैरह आते हैं, करते हैं, वो सबसे ज़्यादा खंडहर को शूट करते हैं, क्योंकि शहर के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं। वो यहाँ से आमेर में भी जा सकते हैं, सब जा सकते हैं, मगर ये खंडहर जैसा कोई निर्माण हुआ नहीं। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन भी खंडहर में ही शूट करते हैं। तो मेरे को अच्छा अजीब लगता है कि यार मैंने इतनी अच्छी चीज़ बनाई है जो मेरे को अच्छी लगती है, यहाँ कोई नहीं आता है, वहाँ जाके शूट करते हैं। वो टूटी फूटी बैलगाड़ी के ऊपर है कि खंडहर के ऊपर है, शॉट लेते हैं, करते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये लोगों का स्नेह है, हुकुम एक डिफरेंट चीज़ है। और मेरे घर के भी जितने भी शादी समारोह वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे इस खंडहर के अंदर आके सब लोग बड़ा एक क्या बोले, एक अजीब सी दुनिया के अंदर खो जाते हैं कि यार ये तुम क्या करते हो, तुम कैसे हो, क्या नहीं हो। तो मेरे को भी अच्छा लगता है। और इसके जो पत्थर इकट्ठे करे हैं जी, वो बहुत अच्छे परिवार की हवेलियों से, वाह, जिनके अभी आर्थिक स्थिति नहीं है, जिन्होंने हवेलियाँ बेच दी, वो पत्थर के लिए कहे हैं। क्योंकि वो जो बनाने वाले वो कहते हैं कि अगर किसी गलत जगह का पत्थर लाते हैं तो वो भी अशुभ होता है। तो इन पत्थरों का जगह जगह से चुन चुन के लाना, और ये बावड़ी बनाना, कि ये पानी की मोठ बनाना, तो वो एक फील देने के हिसाब से कि भाई पानी की मोठ भरी है तो हार्वेस्टिंग का पानी भी उसी में आ जाता है, तो मेरा पानी भी हो जाता है, बचत हो जाती है पानी की। और कभी आप ये सोचो कि ये मैंने बनाया, तो इससे ज़्यादा गलत सोच हो ही नहीं सकता है। कोई ना कोई तो ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आपको मोटिवेट करती है कि यार ये चीज़ हुई तो कैसा लगेगा। वो जो प्रेरणा है ना, वो कहाँ से आती है मुझे पता नहीं।
तो वो प्रभु कृपा ही समझे इसको कि मैं बोलूं कि मैंने किया, ये तो शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ घूमता फिरता हूँ तो मुझे कविता नज़र आती है। ये मैं जानना चाहता हूँ इसका रहस्य क्या है। रहस्य तो एक ही है भाई साहब, आपकी निगाहें, आपका सोच, आपको हर जगह अच्छा लगता है। और ये बात तो सही है कि मैं शीला से, मेरी धर्मपत्नी से भी कहता हूँ कि मुझे प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। मेरे कमरे से, मेरे खिड़की से, हर जगह से मेरे को क्या कि नेचर में रहना पसंद आता है। तो ये पेड़ों का लगाना और ये बावड़ियाँ खुदवाना, ये सब करना नेचर का ही पार्ट है। और नेचर तो अपने आप में सुंदर है ही। ये आप फूलों की बात कर रहे हो, इसके भगवान ने कोई चीज़ ऐसी सुंदर बनाई ही नहीं। अगर कोई ऐसी सुंदरता बनाई तो आपके सोचने, बाकी प्रकृति ने तो वही काम किया जो कि उसका धर्म था। इस विषय को हम थोड़ा सा बाद में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जिनके उत्तर बहुत महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन अब हम वेशांतर करते हैं। ये जो बात है, इससे हम आपके व्यक्तिगत प्रसंग पर आते हैं। आपका वैवाहिक जीवन। ओहो, क्या बात कही आपने। अब अपना आप विवाह के प्रसंग। मेरे विवाह के प्रसंग में तो मेरे को ऐसा कुछ समझ नहीं है, क्योंकि मैं 21-22 साल का था। फिर संयोग से शीला जी से कोई शादी में आने का प्रसंग पड़ा इधर जी। तो ये अपने मामा के बेटे की शादी में आई थी इधर। तो हमारी बड़ी आदरणीय भाभी जी, अनिला भाभी जी ने, उन्होंने इनको देखा, शीला जी को, और ये सोचा कि ये बच्ची तो अपने घर की बहू बनने जैसी है। तो उन्होंने मेरे पापा को बोला, अपने ससुर को, कि एक लड़की ऐसी ऐसी देखे। तो हमने देखा करा। उन दिनों में विनय भाई आगरा कोई लड़की देखने गए हुए थे, तो वो तो थे नहीं। तो हमने इनको देखा, तो भाई ने आके पूछा वो लड़की कैसी है। मैंने भाई अब तक जो लड़कियां देखी उनमें से ये सुंदर है। अच्छी बात है। तो ये लड़की विनय भाई साहब के लिए प्रस्ताव था, क्योंकि वही लड़कियां देख रहे थे, वही कर रहे थे। मगर मेरे ससुर साहब ने कहा कि मेरे को छोटा अच्छा लगता है, तो आप पसंद करेंगे क्या। तो मेरे पिताजी ने पूछा मेरी माँ को, बोला अपने को क्या दिक्कत है, लड़की अच्छी है तो छोटे के लिए रखो, बड़ा का फिर वो उधर हो जाएगा। तो ये और इसके बाद में मैंने कोई दूसरी लड़की देखी ही नहीं। इनको भी इसलिए तो नहीं देखा था, मगर ये पहली और आखिरी। मगर जोग संजोग जो होता है, हाँ, वही काम आता है। तो शादी के पहले, विनय भाई की शादी से पहले जाता हूँ, 48 साल मेरी शादी को हो गए, और 2-3 साल हमारा, तो लगभग हम लोग 50 साल से एक दूसरे से परिचित हैं। तो आपने बताया जैसे संयोग शीला भाभी साहब का, लेकिन मैं उनके स्वभाव, उनके विचार, उसको देख कर के मुझे लगता है कि शायद उनके विचारों का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ा है। विचारों की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ, हम लोग कंवारेपन में मिले थे, करे थे। तो मैंने इनसे पूछा था कि आपको ज़िंदगी में क्या चीज़ पसंद नहीं है। हाँ, बताएं आप। मैं टॉपिक चेंज कर दूं, आप भावुक हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि मेरे को झूठ बोलना पसंद नहीं है। बहुत अच्छा। और मैं तो झूठा ही जीवन जी रहा था। मैं स्कूल से भाग जाता, पिक्चरें देखने जाता, क्यों मेरी लाइफ स्टाइल है पिक्चर। मुझे पिक्चरें बहुत अच्छी लगती हैं। स्कूल से भाग के पिक्चर देखता। और भी बहुत ऐसे अजीब अजीब से काम, जुआ खेलने का काम था तो जुआ भी खेलता, ताश खेलता, पतंग लड़ाता तो उस पर दाव लड़ा देता। तो जुआरी प्रकृति मेरी मूल रही है। मैं शुरू से पैसा कमाने में इनमें रहा। मगर इन्होंने बोला कि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, तो मैं तो एकदम ऐसा हो गया कि बिना झूठ के कैसे ज़िंदगी चलेगी। वाह। मगर फिर धीरे धीरे मेरे वो मन के अंदर ऐसा आया कि मेरे को कोई झूठ बुलाए तो मुझसे बोला नहीं जाता। क्या बात है, वाह वाह।
और मैं मेरे परिवार में इस बात के लिए स्पष्ट हूँ कि ये नालायक झूठ तो नहीं बोलेगा, ये कड़क बोल देगा, क्रोध से बोल देगा, मगर झूठ नहीं बोलेगा। अगर इसको याद है तो सही बात बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। तो ये सोचता हूँ कि ये शीला जी की वजह से मेरे को झूठ नहीं बोलने का प्रसंग मेरे अच्छी जीवन बात में है। पड़ा। अब जो शीला जी के गुणों की आप बात करोगे आप, तो ये कोई डिफरेंट ही चीज़ है जो इतने क्रोधी पति को भी इस तरीके से सामंजस्य करके रखे और पूरी लाइफ में एक बार भी सामने जवाब नहीं देना। हाँ हाँ, यानी तू मैं हमारी हुई ही नहीं। हमने गुस्सा किया, हमने क्रोध किया, ये कमरे में जाके रोई करी कराई, जो भी करना था करा, मगर कभी ये आके जवाब नहीं दिया। वाह वाह तो वाह। अच्छा, आप शीला भाभी साहब के प्रसंग में आप भावुक हो जाते हैं। नहीं, एक्चुअली में क्या कि जो एक गुणों के प्रति आदर होना चाहिए ना, ये भले शीला हो या और कोई हो, मैं गुणों की अनुमोदना की बात कर रहा हूँ कि हस्बैंड वाइफ के अंदर जो होती है वो हम लोगों में कभी नहीं हुआ। गुस्सा मैंने बहुत किया है, इन्होंने बहुत सहन किया, और मैं घर का सबसे छोटा बच्चा था। तो कई ऐसे प्रसंग पड़ते थे कि उनको गुस्सा नहीं उतार पाता था, तो अब वो एहसास हुआ कि मैंने कितना इनको ढंग से रखना चाहिए था, वो मैंने नहीं रख पाया। मगर अब मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ और उसको सुधारने में लगा हूँ कि भाई क्या इनको जो पसंद है वो अब मैं और करूँ, मगर अभी भी बहुत बाकी है। वाह वाह वाह। इनकी कोई डिजायर नहीं रहती है कि कोई जेरो बनाओ कि ये बनाओ ये बनाओ, छोटी मोटी रहती है तो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि वो मेरे पैशन में भी आ जाती है, तो वो मैं कर लेता हूँ। जो मेरे पैशन में नहीं आती है उसको मैं अभी तक भी नहीं कर पा रहा हूँ। प्रकाश जी साहब, आपने शीला भाभी साहब के एक वाक्य ने मेरी पूरी जिंदगी पलट दी जी कि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं। पसंद नहीं है। बहुत उस अच्छी दिन बात। से लेके आज तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा कम से कम प्रसंग पड़े। उनके व्यक्तित्व का एक गुण और है जिसका आप जिक्र नहीं कर पाए हैं, मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। विवाह के बाद आपकी संतान, आपने बताया था एक बार कि आपके बड़े भाई नवरत्न जी साहब, उनके लड़के ही लड़के थे और आपकी पहली संतान लड़की हुई, और नवरत्न जी साहब ने, भाभी साहब ने शीला भाभी साहब से किन शब्दों में कहा होगा मैं मुझे पता नहीं, कहा कि लड़की हमें दे दो, हम पालना चाहते हैं। एक माँ के लिए अपनी पहली संतान को देना त्याग की पराकाष्ठा है। आप, मैंने प्रश्न गलत कर दिया नहीं, क्या? ऐसा कोई गलत नहीं है साहब। ये जो आप बहुत भावुक हो गए हैं। ये भावुकपने का तो प्रसंग है ही कि फिर उसके बाद फिर कभी ये नहीं करा कि अपन ने क्यों दे दी, कभी मन में ऐसा विचार ही नहीं आया। यही तो त्याग की भावना है। और कभी इन्होंने ना नहीं किया कि मैं नहीं दे पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। एक्चुअली में मेरे को भाभी को लड़की चाहिए थी, तो 2 लड़के हो चुके थे। वो चाहती थी कि भाई मेरी एक बेटी भी हो जाए। संजोग से मेरा फिर भतीजा हो गया। तो ऐसी बातों के अंदर बातचीत चली। मैंने भाभी ऐसा क्यों मन छोटा करते हो, अगर मैं होगी तो दे दूंगा, मैं दे दूंगा आपको। बोले हाँ। मैंने हाँ मैं दे दूंगा। मैंने शीला जी से पूछा नहीं था कि भाई ऐसा कर सकते हैं क्या, मगर मैंने मेरी इच्छा जाहिर करी तो बोले अच्छा है। तो एक्चुअली में तो क्या कोई अलग होने की बात ही नहीं थी जी हाँ। कि ये या वो अलग है, वो बड़ी है और परिवार है, उनको एक लड़की परिवार चाहिए। तो होने के बाद 40 दिन बाद भाभी जी ने बोला कि भाई लड़की हो गई, सब हो गया, अब मेरे को लड़की चाहिए। तो उस टाइम वो माँ का दूध पीती थी, तो भी बोले कि तो हमने दे दिया।
वो बच्ची अच्छा, फिर एक बात बताएं, मैंने देखा है अपनी आँखों से आपके परिवार के बड़े बड़े जो उत्सव हैं, फंक्शंस हैं, वहाँ पर आपकी जिस अपनी पुत्री को गोद दे दिया, विवाह हो गया, सब कुछ है, आज भी इतने मधुर और इतने अच्छे संबंध हैं, ये बड़ा देख करके बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे को मेरी शिल्पा से ही नहीं, मेरी जितनी भी भाइयों की बच्चियों से उतने ही प्रेम है। वो अब मैं उसको भतीजे के रूप में ही देखता हूँ, मैं उसको समता नहीं मानता। वो बड़े भाई से की बेटी है, बायोलॉजिकल हम पापा हैं, मगर जो मेरी भाभी ने और भाइयों ने, तो ये कोई सोच ही नहीं सकता कि अडॉप्टेड भी है। वाह। चाचा चाची बोलती है, उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। शी नोज एवरीथिंग, बट स्टिल उसको ये मालूम है कि मैं पापा की बेटी हूँ, ये मेरे चाचा हैं। क्योंकि अगर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मेरी बेटी है, मेरी छोटी सी बच्ची कंफ्यूज हो जाएगी। आई डोंट वांट। वो उन्हीं की है, उन्हीं के पास रहती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के घर में हुआ, और पाला किन्ने? यशोदा। वो यशोदा मैया ने उसका संस्कारित किया, पल्लवित किया। तो वो मेरी भाभी उस बच्चे की यशोदा मैया है। बहुत अच्छी बात कही आपने, वाह वाह वाह। पता नहीं मेरे को ऐसा बोलना है, ध्यान नहीं आता है, नहीं मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ। वो मैं जिंदगी में सोच के तो बोलता ही नहीं हूँ, इस बात का सारे घर को दुख है। जो मन में आते हो बक देता है, बोल देता है, तो उनके मन में है कि ये, हाँ मैं कह देता हूँ, मगर वो कई बार इतनी कटु प्रसंग पड़ जाते हैं कि इतना स्पष्ट बोलना भी ठीक नहीं। सो मेरी बेसिक कमी है, कमजोर व्यक्तित्व है मेरा, तो मैं गुस्सा जल्दी खा जाता हूँ, मेरे बोलने में तलखी आ जाती है। मैं बहुत आत्मचिंतन करके देखता हूँ कि ये कमियाँ मेरी सुधर जाएं तो मेरे आगे का जीवन और सुंदर बन सकता है। जी, अब शिल्पा जी के बारे में बात हुई, अब चंदन भैया और समता बिटिया के बारे में। ऐसे तो हर कोई माँ बाप अपने बेटों पे गर्व करता है, अपनी संतानों पे गर्व करता है, मगर चंदन जो मेरे में कमियां हैं वो उसमें इतनी नहीं है। वो बहुत मैच्योर्ड और संजीदा है। पेशेंस उसको उसकी विरासत में उसकी माँ से मिला है। जवाब देना नहीं जानता, क्योंकि मालूम है क्रोधी पिता है, तो सहन कर लेता है वो। उसके घर में से बच्चे वगैरह सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं। और ये बड़ा लड़का हुआ, फिर मेरे को लड़की चाहिए थी, फिर संता आई, तो चंदन के 9 साल बाद में आई जी। तो चंदन इसको अपनी छोटी बहन नहीं मान के तो बेटी जैसा सलूक करता है। वाह वाह। समता का विजन अच्छा है, जैसा नाम है वैसे थोड़े बहुत इसमें गुण भी हैं। और ये हुई तो मैंने कहा भी क्या नाम रखेंगे इसका, तो शीला ने कहा समता। ओह माय गॉड, इतना प्यारा नाम, लड़की। ऐसे तो हम
वीतराग प्रभु महावीर को मानते हैं, मगर मेरे को शिव जी बहुत प्रिय है। तो शिव जी को मैं विनती करता रहता है कि यार बाबा एक लड़की तो दे यार, सबकी इच्छा पूरी करता है बाबा, हमारे में क्या कर रखा है। तो एक लड़की हो गई, एक लड़का, एक लड़की, परिवार कंप्लीट है। पापा का मूल स्वभाव प्रेम का है। पापा ना ही अपनी जस्ट फैमिली से, एक्सटेंडेड फैमिली है, फ्रेंड्स है, कर्मचारी हैं, प्लांट से, एनिमल से, सबसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। और ये चीज़ हमेशा हमने बचपन से देखी है और महसूस की है। पापा का हमेशा मानना है कि बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है और एंड वी शुड डू आवर बेस्ट कि हम कभी उनकी ब्लेसिंग्स लेने का कोई मौका छोड़े नहीं और उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें। पापा का जो दिनचर्या है वो हमारे लिए हमेशा इंस्पिरेशनल रहा है। उनने वो चीज़ हमेशा फॉलो की है, सिर्फ सिखाई नहीं है, बट हम उनके एवरीडे, डे टू डे में देखते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। किस तरह से वो डिसिप्लिन से टाइम से उठना, उनकी क्रियास करना, योगा करना, वॉकिंग, उतना ही मेहनत से काम करना, लगन से काम करना और उससे ही ज़्यादा इक्वली लगन से सबसे सोशलाइज करना उन्हें बहुत पसंद है। उनको कला से बहुत प्यार है, तो अगर गायन सीखें तो आप बेस्ट गायन सीखें या पेंटिंग करें या सिलाई सीखें या एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम जस्ट एकेडमिक्स। अगर कोई अपने टैलेंट को सीखना चाहता है, उसमें अपनी एक लाइवलीहुड बनाना चाहता है, तो पापा की हमेशा से ये इच्छा थी कि वो उस चीज़ को सपोर्ट करें। हम सब सक्षम हैं मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, तो हमें एक अबव नॉर्मल ज़िंदगी भगवान ने गिफ्ट की है और हमें उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज़ करके अपने स्किल्स को यूज़ करें, किसी की मदद करें, दान करें, सेवा करें, ये चीज़ उनने हमें हमेशा बचपन से सिखाई भी है और आज भी हमें उसकी तरफ प्रेरित करते हैं। प्रकाश जी साहब, अपन ये हरियाली के बीच में खड़े हैं यहाँ और मैं देखता हूँ कि प्रकृति से आपको असीम प्यार है। इसके साथ एक छोटी सी बात यह है कि आप प्रकृति के जितने भी अवयव हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहते हैं। पानी की एक एक बूंद व्यर्थ न जाए, बिजली कहीं भी व्यर्थ न जाए। अब ज़रूरत है तो उसका अच्छा उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। ये जो भावना है, इसके पीछे बताएं आपका रहस्य क्या है? मैं क्या सोचता हूँ साहब कि मैंने मेरे पिताजी के श्रीमुख से सुना है कि बेटा घी ढुल जाए तो कोई चिंता नहीं, मेरा पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। वो पानी को इतना अहम मानते थे कि पानी ही जीवन है, तो इसलिए वो हमेशा रहे। और हमारे जैन सिद्धांत के अंदर मैंने मेरे आचार्यों से, गुरुओं से सुना है कि वेस्टेज करना ठीक नहीं है। अपने जीवन के ऊपर आप कम से कम व्यय करें। वाह।
हमारे कपड़े भी बड़े सीमित होते हैं जैन साधुओं के, जी हाँ। और श्रावक लोग जो कहते हैं हम लोग, उनके जो भक्त लोग हैं, उनको लोग भी यही प्रेरणा देते हैं कि अपने ऊपर कम से कम व्यय करो और बाकी संस्थाओं को, परोपकार के चीज़ों में अच्छी में चीज़ें। इसलिए हमारे खाने का भी संयम है कि इतना सा खाओ, इतना सा करो, नेशनल वेस्टेज मत करो। और बिजली के लिए भी 1 सेकंड के 10वें सेकंड के अंदर खटका दबाओ, इतनी देर में उपलब्ध है। आप उसको खोलने बंद करने के चक्कर के अंदर घंटों खुला छोड़ देते हो, जो एक तरीके से वेस्टेज होता है। आजकल क्या होता है, खुद के ऊपर ज़्यादा लग रहा है। अपना गाड़ी घोड़ा बंगला मकान सब बेस्ट से बेस्ट करते हैं, और देने के नाम से क्या है कि उनके पास में कुछ भी नहीं है। मतलब आर्थिक दान दे हुए तो एक अलग बात है, वो भाव भी नहीं देते हैं, वो उस गहराई तक पहुंच ही नहीं पाते। और ये जो बड़ों ने दिया तो ये सब उन्हीं की देन है, इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपका एक योगदान, वो तो व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा है, आपके यहाँ सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, और मैंने देखा है कि एक एक व्यक्ति जो भी आपका कर्मचारी है, उसका पूरा परिवार, बच्चे, सारे लोगों के नाम, वो क्या कर रहे हैं, बच्चों की क्या परेशानी है। मेरी ये कमी है सर कि मैं दूसरे को दूसरा समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत बड़ी क्योंकि जो विशेषता मेरी है। सब्जी उगा के दे रहा है और ऑर्गेनिक सब्जियां बना रहा है, उससे मेरे परिवार का भरण पोषण होता है, मेरे मित्रों का होता है, मेरे रिलेटिव्स का होता है। वो नहीं होगा तो क्या करूँगा मैं, उसका ध्यान नहीं रखूँगा तो मैं खेती करने थोड़ी जाऊँगा। हाँ, लेकिन तो ऐसे ही ये जितने भी ये मकान में काम करने वाले हैं, कराने वाले हैं, कितना काम कर रहे हैं, रोजी है, रोजगार है, और कोई कराने वाला तो दूसरा ही है साहब। अपन क्यों भ्रम कर रहे हैं कि ये मैं कर रहा हूँ। मेरे नौतंज भैंसा को भी आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो बंदा सुबह से लेके शाम तक जब तक नहीं सोता है, जब तक कुछ न कुछ प्रेरणा भरते हैं, काम करते हैं, और वो एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। वो अपनी हर गाय को जानते हैं, कितना दूध दे रही है, कितना नहीं दे रही है, कितना महावीर कैंसर में आ रहा है। ये बहुत सी चीज़ मेरे पिताजी से, क्योंकि पिताजी भी रोज़ सुबह उठ के अपनी गायों के सिर पे हाथ फेरना, उनको जाना, देखना, करना। और हमारे बचपन से गाय भैंस, दूध, गाड़ी घोड़े, बग्गियाँ सब थी मेरे साथ। वो सब हमने देखा और उनको ध्यान देते हुए देखा बड़ों को, तो वो वहाँ से ही वो चीज़ अडॉप्ट कर ली। तो अभी भी मैं मेरी गायों को जाके देखता हूँ, मेरी सब्जियों को जाके देखता हूँ, इधर घूमते फिरते देखता हूँ। यहाँ पे 8-8, 9-9 फुट के सांप हैं, कई बार दिख जाते हैं, मगर उनको कोई सताता नहीं है, कोई परेशान नहीं करता है। उन्होंने आज तक किसी को काटा नहीं। इतने सारे के मोर हैं, अरे मोर आ गया, रुको भाई, हॉर्न न दो, इसको डांस करने दो, इसको धीरे धीरे जाने दो, नहीं कि उसको हॉर्न दबा के उसको भगाएं या उसको डराएं। ये नीयत नहीं रही। बचपन में जो गलतियां हुई, हम बंदर हमारे हवेली में आ जाते थे तो बहुत हमको परेशान करते थे, तो हम उनकी पिटाई भी लगा देते थे। बिल्ली हमारा दूध पी जाती थी तो उसकी भी पिटाई लगा देते थे कमरे में बंद करके। मगर अब ये लगता है कि ये सब हमारी अज्ञानता में हुआ। अब हमको किसी को सताने का या कुछ करने का मन नहीं करता है। कि महावीर कैंसर हॉस्पिटल जहाँ जयपुर में है, उसकी सारे देश में बड़ी प्रतिष्ठा है। मैंने स्वयं देखा है, सैकड़ों रोगी प्रतिदिन आते हैं और इतना स्टाफ है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स, ऑपरेशन करने वाले, दवा दारू करने वाले, वो सब हैं। उसके संचालन, सबसे पहले तो उसकी स्थापना का विचार, फिर उसके संचालन आदि के बारे में बात करता है। मैं ऐसा मेरे को ध्यान में है कि ये विद्या विनोद जी काला ने स्टार्ट किया था, क्योंकि यहाँ रामलीला मैदान के अंदर एक अस्पताल की स्थापना हुई। क्योंकि विद्या विनोद जी काला खुद क्या है कि कैंसर के पेशेंट थे, और भैरव सिंह जी शेखावत के एक भाई को भी कैंसर था, तो उन्होंने कहा कैंसर अस्पताल का अपन करते हैं। तो बोले ज़मीन, बोला मैं दे दूँगा, तो बोले पैसा मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। तो ऐसा करके उन्होंने कुछ काम चालू किया। फिर आर्थिक समृद्धि नहीं आ पाई, तो किसी ने सजेस्ट किया, मेरे कंवर साहब ने, नरेंद्र बाबू कर्नावट ने, कि भाई साहब ये प्रोजेक्ट इसलिए रुक रहा है, तो इसको अपन अगर ले लेते हैं तो अपन सेवा के काम से जुड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई मेरे माता पिता का नाम लगाऊंगा मैं, तो केजी कोठारी। तो किसी भाई ने या किसी ने कहा कि साहब केजी कोठारी का नाम भगवान महावीर से बड़ा नहीं है, भगवान महावीर कैंसर अस्पताल नाम रखिए और
मैनेज बाय KJ कोठारी। वो मेरे भाई साहब को बात अच्छी लगी कि भाई किसी भी तरीके से अपन सेवा के काम से जुड़ रहे हैं, और उन्होंने 5 करोड़ रुपए का चेक, एक ही चेक भैरव सिंह जी साहब शेखावत को अर्पित किया कि ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, और इस काम को फिर आगे करते रहे। फिर आगे कैसे इसकी कहाँ से पैसा आता रहा, करते रहा, वो मेरे बड़े भाई साहब ने मैनेज किया और बहुत अच्छे से। तो ये हमारे परिवार का मेरे हिसाब से सबसे उत्कृष्ट और बढ़िया काम हुआ है, जबकि हमारा परिवार उस काम के लिए जुड़ा है, और उसमें स्पेशली मेरी भाभी और मेरे भाई और अब मेरे बच्चे, यानी नवोतन बेसा के बच्चे और बच्ची, सब लोग, बहुएँ, बच्चे सब इसमें इन्वॉल्व हो गए और अपने मन तन से और धन से भी सेवा करते हैं। और बैंकें भी बहुत पैसा देती हैं जी। तो वो बैंकों का पैसा जिधर से आता है उधर से दे देते हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन अभी भी जारी है आर्थिक रूप से, और सेवा का सारा कंट्रीब्यूशन NRK की फैमिली को ही जाता है। बहुत ही अच्छी और बात ये है। एक बहुत हमारे परिवार की उपलब्धि मानी जाएगी। जी हाँ। सारी उपलब्धियों से श्रेष्ठ उपलब्धि ये मैं मानता हूँ कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जनता की सेवा में लग रहे हैं। बहुत ऐसा अच्छी ही प्रसंग जल महल में था, मगर कुछ जी हाँ। प्रासंगिक ऐसा हो गया कि वो फ्लोर पे नहीं आया पाया, नहीं तो वहाँ पे कम से कम 2000-3000 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, और जयपुर के टूरिस्ट सेंटर में से एक सेंटर ये भी बनता, मगर इत्तेफाक की बात है कि वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। आपके परिवार ने इतना समाज के लिए, समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए, ख़ास तौर से जो निर्धन, बेसहारा या उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम अरे किया मैं है। आपको बताना भूल ही गया कि बड़े भाई साहब जो डायमंड का काम करते हैं, उसके अंदर हमारे जयपुर से सैकड़ों बच्चे विदेशों के अंदर काम करते हैं, और उन्होंने कम से कम 5000 स्टूडेंट हीरे के तैयार कर दिए, जो कि अपने पाँव पे खड़े हैं और काम सीख सीख के अपनी अपनी जगह जा रहे हैं। ये एक सामाजिक सेवा जिसको अपन बोलते हैं कि किसी आदमी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयत्नशील होना, उसमें बड़े भाई साहब और बच्चों का बहुत योगदान है। बड़े भाई साहब का तो नाम यूँ लिया जाता है क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली हैं। बाकी जो मेरे उनसे जो छोटे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, हम भाई लोग भी हैं, सब इसी प्रयत्न में हैं कि किसी न किसी के हमारे काम से जुड़ने से वो हमारा विकास करके जाता है। खुद का विकास तो करता ही है, मगर हमारे को भी कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करके जाता है। तो भाई साहब उसकी अहमियत को समझते हैं और वो मोटिवेट करते रहते हैं। अभी भी डायमंड की क्लासेस चलाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, सीख के डिप्लोमा लेते हैं, फिर वो सूरत है, बॉम्बे है, नवसारी है, यहाँ पे भी जाके खुद का भी काम करते हैं, हमारे एम्प्लॉय भी बन जाते हैं, और उसमें से और भी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो देश विदेश की यात्रा भी कर लेते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ आज और यहाँ कोठारीगढ़ में बात कर रहा हूँ। मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि मैं इतने वर्षों से आपकी छत्र छाया में यहाँ एक संस्था चला रहा हूँ, नाट्यकुलम, जिसमें दृष्टिबाधित बच्चों को प्रश्रय दिया जाता है, और उससे उसकी सारी प्रेरणा, मूल विचार आपका था, जिसको मैंने क्रियान्वित करने की कोशिश की। सफलता विफलता बिल्कुल अलग बात है सर, आप लेकिन तो क्या मूल विचार आपका था। कि दिव्य दृष्टि वालों को करा रहे थे, मेरे को वो नहीं लग रहा था, तो मैं आपके वहाँ पे आया था जहाँ पे आप बच्चों को नाट्यकुलम की शिक्षा दे रहे थे। तो मैंने कहा था कि भाई साहब यहाँ नहीं करके आप यहाँ पधार जाइए। फिर यहाँ आने के बाद के अंदर जगह मेरे पास में पड़ी, मैंने बड़े भाई साहब से पूछा, बड़े भाई साहब मतलब मेरे नवोतन भाई साहब, कि भाई साहब ऐसे ऐसे हैं, अध्यापक हैं, मेरे गुरुजी रहे हुए हैं, तो उनको ये जगह दे दें क्या अपन, पीछे वाली जगह। बोले यार क्या पूछना करता है, दे दो। आप यहाँ पे आ गए, आपने हम जैसे बच्चों को शिक्षा दी, उसमें इतना नहीं लगा, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि गुरुदेव का इतना सेवा का भाव रहता है, तो मैं आपको ब्लाइंड स्कूल के लिए सजेस्ट कर दिया कि उन बच्चों का भी जीवन में कुछ खुशियाँ आवें, कुछ ऐसा प्रसंग पड़ें कि वो हंस सकें, वो भले वो संगीत के माध्यम से हो या नाटक के माध्यम से हो या कहानी के माध्यम से हो। फिर वो आपने उस जिम्मे को उठाया। तो मैं ये सोचता हूँ कि आपका जो बरसों का जो रंगकर्मी का जो आपका वो ध्येय रहा है, और इतने अच्छे कवि हो, तो आप साहित्य सेवा के अंदर आप जुड़ें और कुछ काम करें तो ठीक है।
प्रकाश जी साहब, अंत में एक छोटी सी बात और। आपका अंत होता ही नहीं होता। एक के बाद एक के बाद एक बात आता रहता है। ये जो आर्थिक मदद और सहायता करने की बात है ना, हाँ ये तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं करती हैं। मूल बात है भावना की। अगर अच्छी सच्चे में पूछो ना, आप मेरे मन की बात पूछो, तो ये सूर्य नारायण मेरे आंखों के सामने है। मैं मन से यह कहता हूँ कि ये सारे प्रोग्राम मेरे को कंट्रीब्यूट करने की या करने के लिए मेरे कुछ मन नहीं है। इसमें आपकी भावना थी कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बनाऊँ, जिसमें मैं आपसे इंटरव्यू करूं और पूछूं कि आप मूल में आप हो क्या करना चाहते हो, क्या सोचते हो, ऐसा क्यों करते हो। ये जो सारे आपके जो सवाल हैं वो मेरे से संबंधित हैं कि भाई ये तुम करते क्या हो, तुम्हारे मूल में है क्या। तो आपने पूछा तो मैं ये सारी चीज़ें के लिए रेडी हो गया। अदरवाइज मेरे को तो साहब मेरी कोई इसको सुन के ये नहीं सोचे कि भाई आत्म प्रशंसा करवाने के लिए इसने ये फिल्म बनाई है, ये चीज़ बताई है, मगर मैं आपकी भावनाओं को बहुमान देते हुए ये सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। अदरवाइज मेरे को तो प्रशंसा से और प्रशस्ति से बहुत दूर रहता है। संकोच रहता है। मेरे को तो कोई स्टेज पे बुलाने को भी बोलता है तो मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ। मेरा मूल प्रकृति भावुकपने की है। इस भावुकपने के अंदर ही मैंने मेरी पहली संतान भाई साहब को सारी ज़िंदगी पर समर्पित रहा, मेरे भाई साहब को, मेरे परिवार को। तो ये मेरी मूल प्रकृति है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, मेरी प्रकृति ऐसी है। मैं इसे हटकर भी कुछ करना चाहूँ तो शायद नहीं कर पाऊँ, या करूँ तो मेरा मन छोटा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी बहुत आपकी, आनंद आया मुझे। आपने अंतर्मन की बातें बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के शेयर की, और ये आने वाले संतति के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा प्रमाण, ऐतिहासिक प्रमाण हो जाएगा। ये भी मेरी थोड़ी मूल भावना में थी कि आज तो मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूँगा। तो चंदन के पोते को कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे परदादा कैसे थे या दादा कैसे थे। आज मैं अपने दादा को याद करना चाहता हूँ, अमोलक चंद साहब गोठी को, जो मेरे पापा के पापा थे। यहाँ तो आके गोद आए, मगर उनकी न तो कोई मेरे पास में तस्वीर है, न मेरी दादी की है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे दादा सा कैसे लगते थे, नहीं लगते थे, उनकी जीवनी क्या थी, एक नई जीवनी थी। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ये पीछे वालों को ये लग सकता है कि भाई ये भारत रत्न भार्गव की वजह से ये बनी है और ये चीज़ बनी है। तो ये परिवार की एक तरीके से मतलब जैसे कोई लिखित में विल होती है या कुछ होती है, तो ये आवाज़ से भी साक्षात्कार है और चेहरे से भी साक्षात्कार है। तो आगे की पीढ़ी के लिए शायद ये कभी उनको एक याददाश्ती का सबूत बन सकता है। आपके परिवार में मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण परिवार की चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण हैं, जैसे आपके मुँह से निकला था एक बार। मैं आपसे बता रहा हूँ कि जैसे मेरे जो ड्राइंग रूम में है, उसमें मेरे दादा से के हाथों की बैंत पड़ी हुई है। जी हाँ। मेरे दादाजी के पिताजी ने लेटर लिखा कि सिरमल जी के लिए रंगून कि इस बच्चे को मैं काम सीखने भेज रहा हूँ। वो लेटर मेरे पिताजी के हाथ के लेटर जो अपने काकाओं को लिखते रहे, व्यापारिक समाचार करते रहे। मेरी नाना ने जो शादी में पलंग दिया था वो और ये जो कुर्सी है ये मेरी दादी की कुर्सी है। तो उनको टीबी होगी थी तो उनको अलग से रखते थे, तो इस कुर्सी पे बैठाते थे, करते थे। तो ये सेंटिमेंटल वैल्यू है, कुछ भी नहीं है। वो मेरी दादा की पॉइंटिया कार जो मैं 69 के अंदर जब मैं जयपुर से कन्याकुमारी गया, बाई कार, पिताजी के साथ में, माताजी के साथ में, बड़ी बहन के साथ में, वो 6,500 रुपये की कार ली हुई। चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान भगवत सिंह जी मेहता, उनकी 1 नंबर की गाड़ी हमने खरीदी और इस गाड़ी से हम कन्याकुमारी गए। तो ये मेरी सेंटिमेंटल वैल्यू है मेरे परिवार के प्रति। परिवार के और लोगों की भी है, मगर मुझे शौक है, मैं उनसे मांग के ले लेता हूँ कि पापा भाई साहब मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो बोले तू ले ले, तू ले 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 ले। कभी उन्होंने ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया। उसका आपने संग्रह किया, संग्रह करके रख रखा है, महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ वो ऐतिहासिक दस्तावेज है, उसको भी
हम पूरी तरह से उसका दस्तावेज बना आने वाले अभी पीढ़ी को। अपने को थोड़ा सा भी समय मिलेगा तो मैं उनकी तस्वीरें और ये चीज़ें जी देखेंगे हाँ। तो मेरी आगे की पीढ़ी के लिए वो एक बहुमूल्य विरासत हो हाँ, जाएगी। चल, जय thank you। हो। आपने बहुत इतना बहुत time नमस्कार दिया और बहुत बहुत और इतना धन्यवाद। मेरे को पूछ के मेरे को भावुक किया, उन सब के लिए धन्यवाद। श्री प्रकाश जी कोठारी का जन्म जयपुर में 2 मई सन 1952 में हुआ है। नाहरगढ़ मार्ग पर स्थित लाल हाथियों वाली हवेली में जन्मे प्रकाश जी की आरंभिक शिक्षा सुबोध स्कूल में हुई और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के साथ साथ वे रतन व्यवसाय की बारीकियों को समझने लगे। अपने बड़े भाई श्रद्धेय नवरतन जी कोठारी के सानिध्य में उन्होंने रतन व्यापार के क्षेत्र में अपना प्रथम चरण बढ़ाया। श्री प्रकाश जी कोठारी, जिन्हें हम एक अत्यंत सफल और कुशल रतन व्यवसायी के रूप में जानते हैं, वस्तुतः बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न हैं। व्यावसायिक सफलता के साथ उनकी विशुद्ध मानवीय भावनाओं ने उन्हें समाज में लोकप्रिय बनाया। अपने साथ काम करने वाले सहयोगियों को वे अपने विशाल परिवार का अभिन्न अंग मानते हैं। प्रकृति और प्राकृतिक सुंदरता के प्रति अनन्य प्रेम उनके व्यक्तित्व का दूसरा विलक्षण पहलू है। उनके निवास स्थान के कण कण में उनकी सौंदर्य दृष्टि झलकती है, जो उनके सौंदर्य बोध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्राचीन और दुर्लभ वस्तुओं तथा पुरातत्व सामग्री के प्रति उनका अनुपम लगाव भी अद्भुत है। उन्होंने अपने निवास स्थान में अनेकानेक उन वस्तुओं का संग्रह किया हुआ है जिन्हें साधारण तौर पर बेमानी और अनुपयोगी समझकर त्याग दिया जाता है। ऐसी दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह यह प्रमाणित करता है कि वे अपनी परंपरा और पूर्वजों के गुणों के प्रति कितने अधिक आसक्त हैं। जैन धर्म और जैन दर्शन के प्रति गहरा अनुराग तथा मुनिजनों के आदर्श को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने वाले प्रकाश जी अन्य धर्मों की आलोचना या अवमानना में विश्वास नहीं करते। सभी धर्मों और सभी धर्मों के अनुयायियों के प्रति समान प्रेम की भावना उनके व्यक्तित्व का अन्य विशेष गुण है। उनका आदर्श विशुद्ध मानवीय गुणों का सत्कार और सम्मान है। यूँ तो उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू ऐसे हैं जो उन्हें विलक्षण बनाते हैं, किंतु एक अन्य पक्ष का उल्लेख किए बिना ये बात अधूरी रह जाएगी। वो है समाज के दुर्बल, असहाय, बेसहारा और दिव्यांग वर्ग के प्रति उन्हें सक्षम बनाना और सामर्थ्यवान बनाने की दिशा में उनकी मानवीय भावना। केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, वे इस सत्कर्म में भावनात्मक रूप से भी उतनी ही शिद्दत से जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा किए गए संकल्पों की सूची बहुत लंबी है। इस कार्यक्रम में केवल कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को ही रेखांकित किया जा सका है।